हेलो स्टूडेंट, दिव्य विज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेटा ये है विस्थापन अभिक्रिया और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो शब्द होता है इसका अर्थ ये होता है, विस्थापन का अर्थ ये होता है कि किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, एक वस्तु को उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई AB कंपाउंड है और ये जब किसी अन्य तत्व से क्रिया करता है तो क्या होगा कि ये जो C है ये A को निकाल देगा यहाँ से। ठीक है, ये जो दोनों साथ में है C क्या करेगा, इनको एक को हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये AB है तो C क्या करेगा, A को यहाँ से निकाल देगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की जगह पर खुद से आ जाएगा। ठीक है, A की जगह पर क्या होगा, खुद आ जाएगा और साथ में A को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। या C क्या कर सकता है, B को बाहर कर सकता है। ठीक है, अभी मान लो कोई यौगिक AB है और C रिएक्ट कर रहा है तो C ने क्या किया, पहले A को बाहर किया था, अब क्या करेगा, B को भी बाहर कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और B की जगह पर क्या हो जाएगा, खुद ये आ जाएगा AC प्लस कौन किसको बाहर कर रहा है, B को बाहर कर रहा है। तो ये बेटा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर पहला जो रिएक्शन है इसमें कौन विस्थापित हो रहा है, यहाँ पर बेटा A विस्थापित हो रहा है, यानी A का क्या हुआ, A का स्थान बदल गया। जो दूसरा आपका रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, कौन विस्थापित हो रहा है, B विस्थापित हो रहा है। B का स्थान क्या हुआ, बाहर कर दिया इसने, B को विस्थापित कर दिया। किसने किया, C ने किया और खुद उसकी B की जगह पर आ गया। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनती है। चलिए हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनेगी। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। स्वयं उसका स्थान ले लेता है, अर्थात उसे अपना यौगिक बना लेता है। विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। परिभाषा हमने, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, अर्थात उसे अपना यौगिक बना लेता है। क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती
है। जैसे पीछे हमने उदाहरण देखा था, जैसे कोई यौगिक है AB, ठीक है, ये क्या है, कोई यौगिक है, इसमें एक तत्व कोई C क्या है, कोई तत्व है, ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अब ध्यान से देखिए, ये यौगिक है, ठीक है, यौगिक में उपस्थित तत्व है, ये क्या है, यौगिक में उपस्थित तत्व है, ये कोई अन्य तत्व है, ठीक है। ये क्या करेगा, यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देगा। अब मान लीजिए ये AB यौगिक है, C ने क्या किया, B को विस्थापित कर दिया, ठीक है, B को क्या किया, विस्थापित कर दिया, यानी यहां पर क्या हो गया, A हो गया, फिर B को क्या किया, सबसे पहले देखिए इसने C ने क्या किया, B को विस्थापित कर दिया, यानी B क्या हो गया, B बाहर निकल गया A से, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, यानी जो B का स्थान था वो कौन ले लेगा, C ले लेगा, यानी B की जगह पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, उसे अपना यौगिक बना लेता है, जो पहले यौगिक था उससे B को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और खुद उस जो A था उसके साथ जुड़कर इसने क्या किया, खुद का यौगिक बना लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब या तो क्या हो सकता है, AB होगा, C क्या करेगा, इससे अभिक्रिया करेगा, किसको पहले विस्थापित किया, पहले B को विस्थापित किया, अब किसे कर सकता है, A को विस्थापित कर सकता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CB, और किसको विस्थापित कर सकता है, A को विस्थापित कर दिया, ठीक है। ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब हम देखेंगे कि ये जो तत्व है, कौन सा तत्व किसको विस्थापित करता है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, एक क्रियाशील धातु अपने से कम, क्या है, एक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके, एक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन, किससे, जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। कौन विस्थापित करता है, ध्यान से देखिए, क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करेगी, विस्थापित कर देती है। यहां पर एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लीजिए, ये कोई AB यौगिक था, ठीक है, ये क्या कर रहा था, C से अभिक्रिया करता है, तो C ने क्या किया, C ने मान लीजिए A को विस्थापित कर दिया, किसको विस्थापित कर दिया, A को विस्थापित कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो C है वो A से क्या है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अभी मान लीजिए C ने क्या किया, A को विस्थापित कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, C जो है वो अधिक क्रियाशील है, क्या है, अधिक क्रियाशील, ठीक है, क्या है, अधिक क्रियाशील। किससे अधिक क्रियाशील है, A से, यानी A क्या है, कम क्रियाशील है, ठीक है। C की तुलना में A क्या है, कम क्रियाशील है। ये कोई AB यौगिक था, इसमें कोई C तत्व रिएक्ट करता है, ठीक है, अभिक्रिया करता है, और इस बार मान लो ये क्या कर रहा है, B को विस्थापित करता है, तो क्या बनेगा, AC प्लस B बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो C तत्व है, ठीक है, यानी जो C धातु है वो क्या है, B से क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसने क्या किया, B को पृथक कर दिया या B को विस्थापित कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सी धातु किस धातु को उसके विलयन से पृथक करती है, कौन सी धातु अधिक क्रियाशील होती है और कौन सी धातु कम क्रियाशील। बेटा कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है, इसके लिए हमें एक श्रेणी पढ़नी पड़ेगी जिसे हम सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सक्रियता श्रेणी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है।
बेटा हम लोग अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आगे देखिए, यह व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? यह व्यवस्थित क्रम ही सक्रियता श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहलाता है। देखिए बेटा, जो धातुएं हैं, कौन सी धातु कितनी अधिक क्रियाशील है, उसके घटते हुए क्रम में एक क्या बनाई गई है? टेबल बनाई गई है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सक्रियता श्रेणी के नाम से। चलिए हम जल्दी से वो टेबल बना लेते हैं। देखिए बेटा, ये हमारी सक्रियता श्रेणी है। इसमें जो धातु सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, और जो धातु सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये बेटा क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। कैसा क्रम है? घटता हुआ क्रम। सब जो सोडियम धातु है वो क्या है? पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील है। कैल्शियम सोडियम से कम अभिक्रियाशील है। ऐसे ही मैग्नीशियम कैल्शियम से क्या है? कम क्रियाशील है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। तो ये टेबल हमें बहुत ही जरूरी है विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए। ठीक है, इसमें जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करेगी? उसके लवण के जलीय विलयन से पृथक कर देगी। ठीक है, अब हम बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और हम सक्रियता श्रेणी को इसी तरह लिखा रहने देते हैं, जिससे हमको एग्जाम्पल सॉल्व करने में आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी इसमें कैसे कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित करती है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बेटा, पहला एग्जाम्पल है आपका कॉपर सल्फेट। क्या होता है फार्मूला? CuSO4। ये आपका कॉपर सल्फेट है, और जब इसमें जिंक धातु अभिक्रिया करती है, कौन धातु अभिक्रिया करेगी? जिंक। कॉपर सल्फेट में जिंक धातु से अभिक्रिया होगी तो क्या करेगा? अब टेबल में आप देखिए जिंक कहाँ है? ये है। इसके नीचे क्या है? देखो कॉपर कहाँ है? जिंक से नीचे कॉपर है, यानी जिंक क्या है? जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है। किसकी अपेक्षा में? कॉपर। कॉपर कहाँ आता है? नीचे आ रहा है। ठीक है, तो जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील है। किससे? कॉपर है। तो ये क्या करेगा? कॉपर के जलीय विलयन से, ठीक है, कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और खुद किसका स्थान ले लेगा? कॉपर का। तो आपका क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर क्या कर दिया? कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ZnSO4 का नाम क्या है? जिंक सल्फेट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जिंक सल्फेट। साथ में किसको विस्थापित किया? कॉपर को। ठीक है, ये क्या है? ये है जिंक, नाम लिख लेते हैं इनका। और ये क्या है आपका? ये है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट बन जाता है। साथ में कॉपर क्या होगा? विस्थापित होगा। कारण क्या है इसका? क्योंकि जो जिंक धातु है वो कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है। अब ये हमें कैसे पता चला कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है? इसके लिए हमने कौन सी श्रेणी देखी है? टेबल सक्रियता श्रेणी देखी है, जिसमें जिंक कॉपर से ऊपर है। ठीक है, और जिस ऊपर वाली धातुएं क्या होती है? नीचे वाली धातुओं की अपेक्षा में अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, अब हम बेटा यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से करा देते हैं। किससे करा रहे हैं? यह है आपका कॉपर सल्फेट, और ये क्या है? मैग्नीशियम। अब ध्यान से देखिए फिर से आप सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम धातु कहाँ है? ये रही,
और कॉपर कहाँ है, बहुत नीचे है। तो मैग्नीशियम क्या है, अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को उसके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और खुद उसका स्थान ले लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgSO4 और साथ में क्या निकल गया, कॉपर निकल गया। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में क्या बाहर हो गया, कॉपर। क्या बाहर हो गया, कॉपर बाहर हो गया। ठीक है, तो ये आपका तरीका है विस्थापन अभिक्रिया में, जिसमें हमें सक्रियता श्रेणी बहुत ही जरूरी है, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, जब हमें सक्रियता श्रेणी में पता रहेगा कौन सी धातु किस धातु से ज्यादा क्रियाशील है, तभी हम उसका विस्थापन कर पाएंगे। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हम करा देते हैं आयरन से। ठीक है, ये क्या है आपका, यह है आपका कॉपर सल्फेट, किससे अभिक्रिया कर रहा है, आयरन से। कॉपर सल्फेट आपका किससे अभिक्रिया कर रहा है, आयरन से। फिर से हम सक्रियता श्रेणी में देखते हैं आयरन कहाँ है, ये देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं फिर से इस अभिक्रिया में देखते हैं आयरन टेबल में कहाँ है, सक्रियता श्रेणी में आयरन आपका ये है और कॉपर कहाँ है, आयरन के नीचे है। यानी जो आयरन है वो कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये क्या करेगा, क्या करेगा, कॉपर को उसके विलयन से पृथक कर देगा और खुद कॉपर का स्थान ले लेगा। कॉपर के स्थान ले लेगा तो क्या बनाएगा, FeSO4, साथ में क्या विस्थापित कर दिया, कॉपर। FeSO4 को क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट। क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट, साथ में क्या बोलेंगे, क्या बाहर निकला, कॉपर निकला। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स देखे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। विस्थापन अभिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो आपका सक्रियता श्रेणी होती है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। सक्रियता श्रेणी से ही हमें पता चलता है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है दूसरी धातुओं से। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।